स्वागत है आपका यूनिट 3 लेक्चर 1। एक ही हम लोग ब्रह्मास्त्र में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड फ्यूल्स पर रखे हुए सारा कुछ कवर कर लेंगे जो भी आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। मेन कॉन्सेप्ट है उसको वेरी क्विकली वी विल गो थ्रू एंड वी विल बी डन विद इट। ओके, देखते हैं क्या क्या हमें देखना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं। बेसिकली केमिकल चेंजेस से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डेवलपमेंट और अदरवाइज से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के एप्लीकेशन से केमिकल चेंजेस। सो दोनों तरीके की चीज़ें हैं। हम ऐसे सेल्स जानते हैं, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है और हमारे पास ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो बेसिकली काम करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इनपुट करने पे कुछ आउटपुट लेट से एक डिस्प्ले के फॉर्म में या फिर एक सेंसर के फॉर्म में या फिर एक रेडिएशन के फॉर्म में या फिर एक से लेजर के फॉर्म में। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे तरीके से हम लोग देखते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स electron transfer from one species to another. So this is something that we know. Okay, let's read the working definition. क्या कहता है कि ब्रांच केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल रिएक्शंस के बीच के संबंध को पढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र वाले प्रोसेसेस होते हैं जो मैंने कहा, अच्छा सा ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। Electrons are transferred between chemical species either through a direct chemical reaction or applying electrical energy, ठीक है। तो दो तरीके की बात हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई करो, केमिकल रिएक्शन हो, ओके। और दूसरी बात हो रही है केमिकल रिएक्शन हो और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकले। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स बाद वाले केस में और पहले वाले केस में गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। हम लोग आते हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान जहाँ भी होगा वहाँ पर हम लोग बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस का। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब दो टर्म है इसमें, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। मैं बार बार बोलता हूँ, जो वन ऑफ माय फेवरेट है, उसको याद रखने के लिए मैंने एक निमोनिक्स डेवलप किया था, वो ये था OMLE, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख लेते हैं हम लोग बगल में, ठीक है। एक टिपिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर मुझे लिखना होगा तो एक मेटल है लेट्स से एंड इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, यह एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। रिडक्शन मैं इसके लिए निमोनिक्स जो डेवलप किया हूँ वो ये है, मैं इसको ऐसे लिखना पसंद करता हूँ। राम जी या राम जी जैसे भी बोलो, रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स gain of electron. Let's write it. कैसे, अगर इसका एक जनरल रिएक्शन लिखना हो तो कोई भी एक स्पीसीज है, लेट्स से आई डोंट नो N प्लस इलेक्ट्रॉन, ये n माइनस बना लेता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर। अगर ये n है तो n माइनस n, ओके। इसको रिडक्शन बोलते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी बात है। हमेशा मैं ऐसे याद रखता हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट लूजेज इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट आर those agents which reduce others and get oxidized themselves.
and oxidation means loss of electron. So you can remember it this way, RALE, RALE, reducing agent loses electron. And oxidizing agent gains electron, OG, logi suno ji, AG, OG, logi suno ji. I don't know you guys follow it or not. Oxidizing agent gains, OG, oxidizing agent gains electron because oxidizing agent oxidize others but get reduced themselves, and reduction means gain of electron. So OAG, oxidizing agent gains electron. ये याद रखने के लिए निमोनिक्स है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है बेटा, देखो इससे देख लो, जनरल रिप्रेजेंटेशन है, इसने लॉस किया और रिडक्शन में गेन करता है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है जिंक एंड कॉपर सिस्टम, ठीक है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक डाला जाता है तो क्या होता है कि जो कॉपर सॉल्यूशन वाला है वो डिपॉजिट हो जाता है एज अ सॉलिड, और जिंक जो सॉलिड रहता है इट गोज इनटू द सॉल्यूशन ZnSO4. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज हैपनिंग। बेसिकली यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है उस चीज़ को, लेकिन मैं अगर लिखना चाहूँ तो तुमको पता है कि ये कुछ ऐसा होता है, Zn प्लस CuSO4, it forms ZnSO4 plus Cu. You know that let's say हम सॉलिड को ब्लू से दिखाते हैं, सो दिस इज सॉलिड एंड दिस इज सॉलिड। एक्वस को ब्लू से दिखाते हैं तो दिस इज एक्वस, दिस इज एक्वस, ओके। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अब क्या है ना कि तुम्हारे पास एग्ज़ाम में, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र है तो ब्रह्मास्त्र में हम लोग को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीज़ों को फोकस रखना है। तो एग्जामिनेशन में जो सवाल आता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि तुम्हारे पास सेल दे देंगे और बोलेंगे तुमसे कि इस तरह के रिएक्शंस दे देंगे और बोलेंगे कि उसका जो है तुम सेल रिप्रेजेंटेशन लिखो, ओके। सो इस तरीके का रिएक्शन है। कॉपर लो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, जिंक लो, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, फिर क्या होगा ओवर द टाइम, दिस जिंक विल, ये एनोड पतला होते जाएगा, ठीक है, ओवर द टाइम, और ये सॉल्यूशन में चला जाएगा और यहाँ से कॉपर जो है सॉल्यूशन से निकल के इस पे डिपॉजिट होगा और ये ओवर द टाइम थिक होगा। तो यहाँ पे कैथोड है, रिडक्शन हो रहा है, इट विल ग्रो थिकर, मोटा होते जाएगा। एनोड, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट विल ग्रो थिनर, पतला होते जाएगा। इलेक्ट्रॉन का गेम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहाँ से और यहाँ पर जाकर डिपॉजिट हो रहा है, दैट्स वाई द इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट्स। सॉल्ट ब्रिज इसलिए है ताकि इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखा जा सके, ओके। एक टर्म आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये होता क्या है, इसको ई से डोनेट करते हैं और ये वोल्टेज जनरेटेड होता है। दिस इज द वोल्टेज जनरेटेड बाय अ सोर्स लाइक अ बैटरी और एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। अभी हम लोगों ने जो सेल देखा उसमें व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ईएमएफ रिप्रेजेंट्स द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सोर्स टू मूव इलेक्ट्रिक चार्जेस अराउंड द सर्किट। तो जो वोल्टेज डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिकल फ्लो से पहले उसको ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, मोशन में लाने के लिए जो फोर्स नेसेसरी होता है, नेसेसरली वो है। बट देन अभी तक सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो स्टार्ट नहीं हुआ है। ईएमएफ इज द नेसेसरली हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, ईएमएफ इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद इन द सर्किट, और इसका मेजरमेंट वोल्ट में होता है। 1 वोल्ट इज़ 1 जूल पर कूलम। और इस रिएक्शन के लिए हम लोगों को से जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन, वो होता है सेल का जो ईएमएफ है वह कैथोड के ईएमएफ माइनस एनोड से निकाला जाता है।
सो लेट्स सी एक एग्जांपल देखते हैं कैथोड का। यहाँ पे कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कॉपर सॉलिड में डिपॉजिट हो जा रहा है। ई नोट की वैल्यू प्लस 0.34 वोल्ट है। और एनोड ऑक्सीडेशन के लिए Zn जो है Zn2+ में चेंज हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और ई नोट की वैल्यू -0.76 वोल्ट है। तो यहाँ पर अगर तुम्हें निकालने के लिए कहा जाएगा व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ द सेल, देन यू विल हैव टू टेक द कैथोड वैल्यू एंड इसमें से इसको रिड्यूस करेंगे तो ये वैल्यू आता है। ठीक है, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स बनते हैं। हो सकता है कि तुम एग्जामिनेशन में आएगा तो की याद है रखना क्या है, CA है ना, कैथोड माइनस एनोड, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ये आएगा तुम्हारा ईएमएफ ऑफ द सेल। हाँ, एक टर्म आता है नॉन्स्ट इक्वेशन। नॉन्स्ट इक्वेशन क्या होता है देख लो, आया तुम्हारे सिलेबस में है, इसे न्यूमेरिकल हो सकता है आए। अभी तक तो ऐसा डिटेल न्यूमेरिकल नहीं पूछा है, लेकिन इट्स गुड टू नो द फॉर्मेट ऑफ द इक्वेशन कैसा होता है। ये कहता क्या है थ्योरी इसमें कि नॉन्स्ट इक्वेशन रिलेट्स द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर एंड एक्टिविटीज ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। और इसको E इज इक्वल टू ई नोट जो ईएमएफ ऑफ द सेल है माइनस RT ln F, RT डिवाइडेड बाई NF ln Q से दिखाते हैं, जहाँ पे Q जो है वह प्रोडक्ट का एक्टिविटी कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का होता है। ठीक है, और तुम उस डेनियल सेल के लिए बेसिकली इसको रिड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, जो आया है और तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है सेल नोटेशन। सेल नोटेशन का जनरल तुम्हारे पास क्या दिया रहेगा कि कुछ एक रिएक्शन दिया हुआ रहेगा और तुमसे मंगवा लेगा, बोलेगा कि भैया तुम सेल नोटेशन इसका बना के दिखाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, 4-5 सेल। और जब मैं तुम लोग को पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो मुझे याद है 10-12 डिफरेंट सेल्स का मैंने नोटेशन किया था क्लास में, है ना। वो हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है, बहुत सारे रिएक्शंस थे और उसका सेल नोटेशन हम लोगों ने किया था। मैं यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ, एक बार फिर से जाकर देखना, और जो इम्पोर्टेंट होगा जो एग्ज़ाम में आया हुआ है उसको हम सबको नहीं कवर किए हैं, अभी फिर से बोल रहा हूँ। जो नया है, जो पिछले 1-2 साल में आया है, उसी को रिलेटिवली कवर किया गया हुआ है। बनाते कैसे हैं सेल नोटेशन, देखो एनोड लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड लिखते हैं। एक याद रखना इस चीज़ को, मैं बार बार बोलता हूँ, लोन लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। लेफ्ट साइड में पहले ऑक्सीडेशन का लिखोगे और ऑक्सीडेशन होता तो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जहाँ सॉलिड है वहाँ के लिए ऑरेंज में यूज कर रहा हूँ, ये सॉलिड है, ये इलेक्ट्रोलाइट जा रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन। जहाँ इलेक्ट्रोलाइट है वहाँ सॉल्यूशन है बेटा, ये बात जान जाओ। फिर से राइट साइड में कैथोड हो जाएगा, कैथोड इलेक्ट्रोलाइट से, कैथोड तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट है तो ऑफकोर्स सॉल्यूशन है और जा रहा है सॉलिड में। फिर मैं इसको ऑरेंज से दिखाता हूँ और बीच में एक वाइट लाइन है, यहाँ पर जो ये मिसिंग है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इस तरीके से हम लोग सेल नोटेशन को दिखाते हैं। तो ये है क्या, जो सिंगल वर्टिकल लाइन है फेज बाउंड्री को दिखा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमसे अगर पूछ ले, नोटेट करने के लिए बोल दे कि भाई है क्या ये, तो जो सिंगल लाइन है वो दिखा रहा है फेज बाउंड्री। तो भाई उम्र के इस दहलीज पे आके अगर ये कहे कि फेज बाउंड्री नहीं आता है तो भाई मार हो जानी है उसके बाद। फेज बाउंड्री मतलब कि भाई एक तो है, कोई एक सॉलिड होगा और लिक्विड होगा, ठीक है। गैस भी हो सकता है, गैस और सॉलिड हो सकता है, गैस और लिक्विड भी हो सकता है।
तो ये फेज बाउंड्री को दिखाता है। डबल वर्टिकल लाइन जो है वो दिखाता है सॉल्ट ब्रिज और पोरस मेम्ब्रेन सेपरेटिंग द टू हाफ सेल्स नेसेसरली इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस के लिए से ऑक्सीडेशन हो, ज़्यादा सॉलिड जो है मेल्ट डिसोसिएट करने के बाद इलेक्ट्रोलाइट में चला जाए तो भैया चार्ज का इम्बैलेंस हो जाएगा, है ना। रिडक्शन हुआ सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोलाइट से डिपॉजिट हो रहा है सॉलिड, फिर से मैं बोल रहा हूँ चार्ज का इम्बैलेंस होगा। तो चार्ज के बैलेंस को बैलेंस करने के लिए, इम्बैलेंस को भरने के लिए बीच में एक सॉल्ट ब्रिज जैसा लगाते हैं, पोरस मेम्ब्रेन होता है। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का इम्बैलेंस है वो एक दूसरे को कमी पूरा कर दे इधर से इधर जाके, तो इसलिए डबल वर्टिकल लाइन लगाते हैं, ठीक है। इसका सबसे सिंपल उदाहरण जो है वह डेनियल सेल जो जिंक वाला केस है, जिंक कॉपर वाला केस है, देख लो इसको, रिएक्शन को बहुत ही अच्छे से देख लो। अब भाई मैं जानता हूँ कि ये जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैं इसको ऑरेंज से दिखाता हूँ, और ये जो है रिडक्शन हो रहा है, इसको मैं येलो से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सेकंड लाइन को अगर तुम ना भी देखो तो जो ट्रिक है वो ये कहता है कि साहब सबसे पहले हमें पकड़ना है सॉलिड में जो है सॉलिड, और ये जा किस में रहा है, ऑक्सीडेशन कौन सा रिएक्शन हो रहा है, Zn2 प्लस, ऑफ कोर्स दिस इज एक्वस, सॉलिड लिक्विड के बीच में, एक्वस मतलब लिक्विड होता है, सॉलिड लिक्विड के बीच में जो फेज बाउंड्री है सो सिंगल लाइन, डबल लाइन, ऑफ कोर्स वहाँ पर तुमने एक सॉल्ट ब्रिज लगाया हुआ है ना। लव वाला साइन नहीं बेटा, गड़बड़ मत करना, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज इस तरीके का जो होता है सो। तो नेक्स्ट है तुम्हारा, ओके। अब हम लोग येलो से लेते हैं, कॉपर सॉल्यूशन में है Cu2 प्लस, ये सॉल्यूशन में है ऑलरेडी एक्वस एंड इट गोज इनटू सॉलिड स्टेट, सो अगेन फेज बाउंड्रीज, ठीक है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फॉर्चुनेटली है ना बहुत सारा किया हुआ है। सो तुम ये नहीं कह सकते हो कि मेरे पास इसका ये नहीं होगा। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा है तुमको 2 बार, कंसिडर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शंस, और अगर ध्यान से देखो बहुत अभी यहाँ पे मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो काम करेगा तुमको। अगर ध्यान से देखो तो दोनों में इलेक्ट्रॉन जो है राइट साइड में ही है, मतलब ऐड ही हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। रिडक्शन के पोटेंशियल के टर्म में सारे रिएक्शंस का लिखते हैं, और अब देखते हैं कि कंपैरेटिवली किसका वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव, किसका वैल्यू कम नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ओके। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा ना तो सबसे पहले देखना होगा कि भाई इसमें फरियाना होगा तुमको कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो एक टर्म दिया हुआ है E0 की वैल्यू दी होती है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना ना कि ये चेक करना है इसको, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE होता है, ये आता है इक्वेशन। थर्मोडायनेमिक्स से भी तुमको पता होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE, ये फैराडे कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, एंड E इज रिडक्शन EMF ऑफ द सेल, ठीक। अब देखो भैया डेल्टा जी की वैल्यू जो है ना, अगर नेगेटिव आई तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इसकी टेंडेंसी है होने की। डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आए तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, होगा, होके रहेगा। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए देखो, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, डेल्टा जी की E0 की वैल्यू है -0.31, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो रिएक्शन जो है इस तरीके से नहीं होगा, उल्टा होगा। इसके केस में देखो, जब इलेक्ट्रॉन लिया तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है,
ये रिएक्शन होगा। तो ये तो ठीक है, इसके साथ कुछ पंगा है, ये ऐसा नहीं होगा। उल्टा करके देखते हैं, उल्टा करके देखते हैं क्या? 2 बार बोला सर आपने, 2 बार बोला सर आपने, देखो करके देखते हैं, देखो करके देखते हैं, मजाक मत सुनो। ओके लेट्स सी इट। Pb solid plus SO4 2 minus aqueous. Now I have reverted the reaction, उल्टा करके लिखा हूँ। It is forming PbSO4 plus 2 इलेक्ट्रॉन। अब डेल्टा जी की ऑफकोर्स उल्टा किया तो डेल्टा ई नोट की वैल्यू भी उल्टा हो जाएगी। ई नोट क्या हो जाएगा बेटा? प्लस 0.31। तो जैसे ई नोट प्लस 0.31 हो गया तो क्या मेरे डेल्टा जी की वैल्यू, मेरा बाबू सोना डेल्टा जी नेगेटिव हो गया ना? हाँ, डेल्टा जी जैसे नेगेटिव हुआ तो रिएक्शन हो गया स्पॉन्टेनियस। कहने का मतलब है कि तय कर लिया हम लोग कि ये वाला रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन है और ये वाला रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स है। तो फिर से लिख लेते हैं इसको एक बार फिर से। क्या बोलती कंपनी? साथ में लिख लिया इसको? चलो करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन है ना, सबसे पहले ऑक्सीडेशन किसका किसका हो रहा है भाई? ऑक्सीडेशन देखो, ये भी सॉलिड है, यहाँ पे ध्यान देना। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले Pb, देख लो PbSO4 and it is going into SO4 2 minus. Okay, let's do it. I have got it somewhere. I will just take help of it. I will rewrite the equation over here first. It is important to write the chemical reaction as such. That should be correct. Otherwise, you will end up getting the incorrect notation. So let's write the oxidation half cell. ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हम लोगों ने लिखा था अभी थोड़ा पहले, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, it will be written as PbSO4 सॉलिड, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, फिर से मैं उसी को लिख रहा हूँ, और तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इट चेंजेस इनटू PbS and SO4 2 माइनस। सो इन ऑर्डर टू राइट द रिएक्शन हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों को सबसे पहले लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन को लिखना है, विच इज ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है भाई? Pb सॉलिड चेंजेस इनटू PbSO4 ऑफ कोर्स एक्वस, ये भी सॉलिड है, माय बैड, PbSO4 सॉलिड एंड अनदर बाउंड्री इज देयर SO4 2 माइनस, दिस इज एक्वस। यहाँ पर डबल ब्रिज लगाओगे। अब तुम्हारे पास H प्लस एक्वस है
एंड H प्लस एक्वस है। ओके, हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम ये ब्रिज नहीं लगाएं तो फिर हमें एक कॉमा लगाना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर पूरे के लिए ब्रिज मत लगाओ, कॉमा लगा दो। H प्लस और क्या है देखो, SO4 2 माइनस एक्वस, SO4 2 minus, and then it changes into basically PbSO4 and PbO2 solid। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ PbSO4 solid and PbO2 सॉलिड। थोड़ा सा पेचीदा था, लेकिन अगर इसको तुम मैं कहूँगा कि रट्टा मार लो, अब क्या करोगे, कोई उपाय तो है नहीं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझने में, क्योंकि क्लम्प्ड था, एक ही साथ बहुत सारे नोटेशंस आ रहे थे। तो बेसिकली अगर फिर से देखें, और मैं साथ में यहाँ बगल में रिएक्शंस भी लिख देता हूँ ताकि तुम्हें आसान हो समझने में। PbS ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है, नेसेसरली Pb solid and SO4 2 minus, it is changing into PbSO4 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोगों ने इतना दूर तक दिखाया है। ओके, ट्राई टू मेक सेंस। इस तरीके का अगर रिएक्शन रहेगा तो जो सिंगल लाइन हम लोग बनाएंगे, सिंगल लाइन के लेफ्ट साइड में जितने सॉलिड है और राइट साइड में जितने लिक्विड है, तो इस रिएक्शन स्कीम में मुझे सॉलिड दिख रहा है, ये Pb लेड एंड इसका सल्फेट, तो इसलिए बीच में उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए कॉमा लगा देना। सिंगल लाइन फेज बाउंड्री सॉलिड लिक्विड, एक्वस सॉल्यूशन में SO4 2 माइनस। ऑफ कोर्स यू नो दैट इज कि जो लेड होगा कुछ उसके सल्फेट्स सॉलिड स्टेट में भी होंगे जो सरफेस पे होंगे, और बाकी उसके सॉल्यूशन में होंगे। ठीक, सॉल्ट ब्रिज राइट साइड H प्लस SO4 2 माइनस, लेफ्ट साइड दिस इज एक्वस एंड देन सॉलिड। थोड़ा सा यहाँ पे कन्वेंशन डिफरेंट हो जाता है, पहले इलेक्ट्रोड में हम लोग एक्वस लिखते हैं, लिक्विड लिखते हैं, फिर सॉलिड लिखते हैं। लेट्स सी द रिएक्शन। PbO2 प्लस 4H प्लस sorry, PbO2 प्लस 4H प्लस plus SO4 2 minus plus 2 electron, and it is forming PbSO4 which is solid, and this was also solid, PbSO4 plus 2H2O। तो वाटर को नहीं रखते हम लोग, वाटर इज समथिंग दैट विल अपीयर every now and then,
बट जो हमारा कंसर्न का चीज़ है एक्वस बाउंड्री में H+ ये SO4 2-, और सॉलिड में इसका सल्फेट और ऑक्साइड, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ रिटन। नाउ कमिंग बैक टू द न्यूमेरिकल साइड, जो हम लोग को करना है वो पूछ रहा है कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो लेट्स राइट इट अगेन। ओके, चलो इसके लिए हम लोग को अब जो E0 सेल होता है वो तुम्हें पता है कि E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होता है, और जो भी लिखते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही लिखते हैं, ये याद रखना। रिएक्शन को हमेशा ऑलवेज रिटन इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन जो होगा वह हमेशा प्लस के फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में रहेगा, और उसके बाद जो E0 की वैल्यू दी हुई रहेगी उसे हमें कंसीडर करना है। हमने जो ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे किया था उल्टा सीधा, ये समझने के लिए कि दो वैल्यू दी हुई है उसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन क्या किसका हो रहा है, ये समझने के लिए। इन वंस वी एस्टेब्लिश इट कि दिस इज गोइंग टू बी ऑक्सीडेशन and this is going to have reduction, then we can use their value as it is। तो कैथोड की वैल्यू है बेटा हमारे पास कितना है 1.7 माइनस 0.31 वोल्ट and it comes out to be 2.01 वोल्ट। तो ये पहला रिएक्शन है, पहला रिजल्ट है। और तुमसे मंगवा लिया है क्या, ईएमएफ ऑफ द सेल मंगवा रहा है, E0 हम लोगों ने निकाल लिया है। तो जब हम लोगों ने E0 निकाल लिया है तो ईएमएफ ऑफ द सेल है E0 माइनस दिस इक्वेशन 0.0591 डिवाइडेड बाई n इंटू लॉग Q, ठीक है। ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, दिस इज क्लासिकल नॉनस्ट इक्वेशन। ओके, लेट्स सी नाउ। n की वैल्यू जो है 2 है, Q की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगा 1/H प्लस का पावर 4 एंड SO4 का पावर 1। सो और इनकी वैल्यू दी हुई है तुम्हारे पास, तो इसको जब तुम रिड्यूस करते हो तो इट कम्स आउट टू बी 0.1 टू द पावर 4 इंटू 2, और इवेंचुअली इसकी वैल्यू आएगी 5 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यूज डालोगे तुम इसमें, E विल बी E0 की वैल्यू जो हमारे पास आई हुई है 2.01 माइनस 0.02955 इंटू लॉग 5 प्लस लॉग 10 टू द पावर 3, यू नो इट। इसको तुम रिड्यूस करोगे देन यू विल गेट
1.9 volt EMF of the cell. So this is how this numerical is solved. इसे कर लो, चांसेस है इसके आने के एग्जामिनेशन में, ठीक है। Write a cell whose cell reaction is AgCl Ag plus Cl using the following standard electron potential. Calculate E naught of the cell and the solubility product. इसमें भी हम लोग वही ट्रिक अपनाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि से तुम्हारा जो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सबसे पहले डेल्टा जी माइनस NFE हम लोग करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -0.22, इसकी वैल्यू आएगी -0.8। जिसकी ज़्यादा नेगेटिव होगी उसकी ज़्यादा टेंडेंसी होगी स्पॉन्टेनियस होने की, ठीक है। तो विच वन विल बी मोर नेगेटिव? ओके, so this reaction over here, write it down. AgCl plus electron, it forms AgCl minus, E naught value is 0.22 volt. This one is Ag plus electron. ऐसे रिएक्शन को एक्सपैंड करके लिख सकते हो, बहुत इजी है। एंड देन E naught वैल्यू इज 0.80 वोल्ट। कौन ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगा, किसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी? ये माइनस में ज़्यादा वैल्यू होगा, है ना। सो दिस विल बी मोर स्पॉन्टेनियस, दिस रिएक्शन विल हैपन। सो ये ट्रू है, इसको हम लोग रिडक्शन रहने दें, इसका रिडक्शन होगा और इसका नो डाउट इन सेइंग ऑक्सीडेशन होगा। क्यों भाई? कम वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो अगर मुझे ई नोट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए सेल का, तो मैं क्या करूँगा? ई कैथोड माइनस ई एनोड कैथोड, ऑफकोर्स ये होगा और एनोड ये हो जाएगा। सो वी विल हैव वैल्यू 0.80 माइनस 0.22, जो भी वैल्यू आए। सोलुबिलिटी प्रोडक्ट या सोलुबिलिटी की जो वैल्यू है बेटा, वो बेसिकली जो Q की वैल्यू आएगी ln(Q), वो तुम निकाल देते हो नॉन स्टिक इक्वेशन से, तो तुम्हारी वैल्यू आ जाती है। सोलुबिलिटी प्रोडक्ट मतलब उनके कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, सॉल्ट्स डिफरेंट है, उसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा। तो कहने का मतलब है कि वही इक्वेशन लगेगा, ये वैल्यूज तुम्हें मालूम है, इनोड वैल्यू आ गई है। एक इलेक्ट्रॉन का गेम है, सो n विल बी 1 फैराडे कांस्टेंट, यू नो, 0.0591 डिवाइडेड बाय 1 ln(Q) एंड द वैल्यू इज गिवन ओवर देयर। सो बेस्ट ऑफ लक, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट है। मैंने देखा था एग्जामिनेशन के पैटर्न को, तो भैया पिछले कुछ दिनों से, जो पिछले कुछ सालों से कुछ शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ रहे थे। शॉर्ट नोट्स पूछ रहे थे तुमसे कि इंटरग्रेनुलर कोरोजन पे नोट लिख दो, या फिर तुमसे पिटिंग कोरोजन के बारे में पूछवा ले रहे थे। तो ये इसको थोड़ा सा कवर करते हुए देखते हैं क्या कोरोजन होता क्या है। कोरोजन के बारे में अगर मान के चलो कि पूछ ले कि व्हाट इज कोरोजन, 2 लाइन में बता दो, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का लॉस होता है। दिस इज द डिग्रेडेशन और डिटेरियोरेशन ऑफ अ मटेरियल विथ इन इट्स इन्वायरमेंट एंड देयर इज लॉस इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। कहने का मतलब है कि एक पाइप था जिसकी क्रॉस सेक्शन रेडियस कुछ थी, लेकिन ओवर द टाइम ये इसका डिग्रेडेशन हो जाता है। सो दैट इज समथिंग हैपनिंग। वीकनिंग ऑफ मटेरियल, लॉस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, लॉस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सब चेंज कर जाता है। नो पॉइंट इन एक्सप्लेनिंग दोज थिंग्स। क्रैकिंग भी हो सकता है मटेरियल में। क्यों मेटल कोरोड करते हैं? क्वेश्चन आया हुआ है आपका, क्यों मेटल कोरोड करते हैं? क्योंकि देखो बेटा, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट प्लेटिनम और पैलेडियम, प्लेटिनम और पैलेडियम को छोड़ दें
तो बाकी सारे मेटल्स जो होते हैं वो अपने अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। या तो उसको अयस्क को क्या होते हैं, उसको मेटल हैं, उसके साथ वो जो मेन मेटल है सो उसके अलावा उसका ऑक्साइड होगा, उसका सल्फाइड होगा, उसका नाइट्राइड होगा, या और भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है, फॉस्फाइड भी हो सकता है फॉर सम अमाउंट। देन हाइड्रेशन ऑफ वाटर हो सकता है। देन अदर मेटल भी हो सकते हैं, जिसको मैं एस्टेरिस्क दिखा रहा हूँ। ये जनरल फार्मूला है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। फेराइट का पता है, हेमाटाइट का तुमको पता है, मैग्नेटाइट का पता है, बॉक्साइट का पता है ना। तो ये जनरली इस तरीके के कंबाइन स्टेट में होते हैं, जिसको अयस्क बोलते हैं, और नेचर में ऐसे ही पाए जाते हैं। तो बेटा क्या करते हो तुम, उस पत्थर को लेके आते हो लेबोरेटरी में, उसको कूटते हो, ग्राइंडिंग करते हो, उसको हीट करते हो, रिफ्लक्स डालते हो, रिएजेंट्स डालते हो, फिर उसको एनर्जी लगा के खूब सारा प्रोसेस में मेटल में तब्दील करते हो। तो बहुत सारा एनर्जी खर्च होता है उसको मेटल के फ्री, मतलब उस स्टेट में जहाँ पर हम उसको यूज कर सकें, कॉपर को या फिर गोल्ड को या फिर एल्युमिनियम को, है ना। तो इसलिए उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि अगर आप उसको लंबे समय तक छोड़ दीजिएगा तो वो अपने पुराने स्टेट में वापस जाना चाहेगा, है ना। लॉन्ग टाइम स्केल पे दे विल वांट टू गो बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट, सो दैट इज़ वाई मेटल्स कोरोड। ये जनरल रिएक्शंस लिखा हुआ है, एनोडिक रिएक्शंस, कैथोडिक रिएक्शन, ये देख लीजिएगा। आपसे अभी तक तो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन हो सके अगर पूछ ले तो आपके पास डाटा होना चाहिए। इससे पहले जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का बताया था वही कॉन्सेप्ट है। मेटल इलेक्ट्रॉन निकालेगा, Mn+ निकालेगा, फेरस का केस है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो फेरस बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो फेरिक बनता है। पता है कैथोडिक रिएक्शन में वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर होते हैं, और कैप्चर इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, 2 तरीके से हो सकते हैं। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एसिडिक इन्वायरमेंट, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन अल्कलाइन इन्वायरमेंट, 2 तरीके से हो सकता है। वो कैसे होगा, देखो ये हाइड्रोजन है, H+, वो इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑफकोर्स एसिडिक मीडियम होगा कहीं ना कहीं, और हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व करें। और दूसरा केस हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन ले और एल्कलाइन इन्वायरमेंट OH- और H+ बनाए। तो 2 चीज़ हो सकता है, तुम इसको याद रखना, याद रहेगा। देखा था मैंने कि सॉइल कोरोजन पे नोट लिखने के लिए आया था। सॉइल कोरोजन होता क्या है, मोटा मोटी समझ लो हिंदी में, कि पाइप्स वगैरह जो होते हैं मेटल के, जो धरती के अंदर मिट्टी में गड़े हुए होते हैं, उसमें कभी कभी कोरोजन हो जाता है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि डिफरेंशियल एयरेशन। डिफरेंशियल एयरेशन क्या होता है बेटा, ये अगर सरफेस है धरती का, और से कि यहाँ से पाइप जा रही है, तो इसकी हाइट की डिफरेंस है यहाँ पे H1 H2। तो जैसे जैसे नीचे जाते हो तुम्हें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होते जाता है, तो ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा। सो डिफरेंशियल एयरेशन एक प्रॉपर्टी हुआ, जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होता है वो एनोड साइड बन जाता है, जहाँ पे कम होता है कैथोड बन जाता है। ये होता है ऐसा, अभी इस पे आएंगे हम लोग। एसिडिटी है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सॉइल में ऑलरेडी, मॉइस्चर्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है, डिफरेंशियल एयरेशन है, जिसके चलते क्या होगा, कैथोडिक और एनोडिक साइड बन जाते हैं और उसका कोरोजन हो जाता है। ठीक है, पीटिंग कोरोजन में क्या होता है बेटा, ऐसे ही लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एनोड बन जाता है, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कैथोड बन जाता है। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, ओके, सो दैट्स अ गुड, नॉट अ गुड थिंग। यहाँ पे देखो पीटिंग कोरोजन में क्या होता है, लोकलाइज कोरोजन का वर्जन होता है। अगर एक इनिशियल क्रैकिंग साइट पे मिल जाता है तो इसके चलते क्या होता है कि पीट्स और होल्स बन जाते हैं। ठीक है, और होल्स बन जाने के बाद क्या होता है कि जो सरफेस मेटल है वो ऑक्सीजन में रिच होता है, और जो ऑक्सीजन में रिच होता है उसका रिडक्शन होता है,
गलत है, ये मिस्टेक है। हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इट विल एक्ट एज कैथोड। ऑफकोर्स सरफेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो सरफेस पे ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, तो यहाँ पे कैथोड होगा, मतलब मेटल, दिस विल टेक इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म मेटल। यहाँ पे मेटल का क्या होगा, एनोड है, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, क्योंकि हम लोग क्रेविसेस की बात कर रहे हैं। जैसे कुछ इस तरीके से समझो, देखो ये सरफेस अगर है और एक क्रेक बन जाता है इस तरीके का, माइक्रोस्कोपिकली ही अगर समझें तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ऑफकोर्स ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और यहाँ आते आते ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जहाँ भी ज़्यादा होगा, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, द साइट विल एक्ट एज कैथोड। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जहाँ भी कम होगा, दैट साइट विल एक्ट एज एनोड। जहाँ पर एनोड और कैथोड क्रिएट हो गया, वहाँ पे तुम्हारा गेम चालू हो जाएगा रिडक्शन का, ऑक्सीडेशन का एंड कोरोजन का। वाटर लाइन कोरोजन ये भी वैसा ही होता है, लोकलाइज कोरोजन है, जहाँ पर डिफरेंशियल एयरेशन सेल्स बनते हैं छोटे छोटे, और उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि द एरिया अबव द वाटर लेवल से ऊपर हाईली ऑक्सीजनेटेड होता है एंड एक्ट्स एज कैथोड। फिर से मैं बोल रहा हूँ, हाई ऑक्सीडेशन, हाईली ऑक्सीजनेटेड, ज़्यादा अगर ऑक्सीजन है देन साइट विल एक्ट एज कैथोड। ओके, एंड कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। while the part below is less oxygenated and behaves as anode means loss of electron। तो जो पार्ट अब सरफेस है, पाइप है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होगी, विल एक्ट एज कैथोड। यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी, विल एक्ट एज एनोड। दिस इज हाउ इट इज डन। तो डिफरेंशियल एयरेशन सेल छोटे छोटे बनते हैं, जिसके चलते this will again start behaving like small reduction cells, small oxidation cells. So tiny minuscule microscopic level of redox cells and innumerable redox cells start say accumulating, and so it starts with a small grain and it will go on building. This is how the corrosion happens, and this is called waterline corrosion, reason due to it is submerged half in the water and the other part is exposed in the air। चलिए, उसके बाद जो हमारे पास है वह है स्ट्रेस कोरोजन। ऑफ कोर्स स्ट्रेस कोरोजन रेफर्स टू वेयर अ मटेरियल पार्टिकुलरली मेटल्स और अलॉयज अंडरगो अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफन रैपिड क्रैकिंग ड्यू टू साइमल्टेनियस इन्फ्लुएंस ऑफ टेंसाइल स्टेट एंड कोरोसिव एनवायरनमेंट। ठीक है, उस पर अगर टेंशन भी है, वायर पे जो तारे बहुत ज़्यादा ब्रिज में जो लटकी हुई होती है, उनका देख रेख में हमेशा देखते हुए खर्च होता है, लोग काम में लगे हुए रहते हैं। क्योंकि एक तो समटाइम्स दे आर अबव द वाटर बॉडी, तो और बहुत सारा उसका सॉल्ट्स ऑलरेडी वाटर में भी होते हैं, इवेपोरेशन होता है, दे कम इन कॉन्टेक्ट विद डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर अंडर ओवरड्यू स्ट्रेस। दिस टाइप ऑफ say stress and conditions can cause corrosion. This is called stress corrosion। ठीक है, अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन क्लांसेस सेल ये भी अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। जो टिपिकल घर में बैटरी होती है जो हम लोग रिमोट में लगाते हैं टॉर्च वगैरह में, वो उसका मेकअप है, इसको पढ़ लेना, देख लेना। अभी तक तो क्वेश्चन इससे नहीं पूछा है, होपफुली नहीं ही पूछेगा। ये तुम्हारा फ्यूल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। और कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि डिफाइन कैसे करते हैं, कैलोरी की अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिकली फ्रॉम 14.5 टू 15.5। एक फ्यूल लो और उसको तुम जलाओगे, उससे जो हीट एनर्जी निकलेगी उससे तुम पानी को गर्म करोगे, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, तो जितनी हीट एनर्जी लगेगी उसको उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। 2 तरीके का होता है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू GCV या ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू
ये क्लोज सिस्टम होता है। अगर बर्तन को बंद करके हीट किया जाए, ठीक है, अगर सिस्टम को क्लोज करके जो फ्यूल है अंदर में उसको हीट किया जाए, तो उससे जो एनर्जी निकलती है, और तुम पानी को गर्म कर रहे हो अंदर में, उसको ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पानी का लेटेंट हिंट ऑफ वेपोराइजेशन भी इंक्लूडेड होता है, इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा आती है। दूसरा होता है नेट कैलोरीफिक वैल्यू, लेकिन ये एग्जैक्ट मेजर है नहीं। नेट कैलोरीफिक वैल्यू में तुम्हारा सिस्टम ओपन होता है और जो स्टीम है उसको तुम बाहर भागने देते हो, इसलिए ये कम होता है। ये एनसीबी हुआ। तो एक रिलेशनशिप होता है जीसीबी और एनसीबी के बीच में, वो ये है कि हायर वैल्यू इज़ जो एनसीबी की वैल्यू होती है वह जीसीबी माइनस 0.9 इंटू H इंटू 587 होता है, ठीक है। ये रिलेशनशिप है, आज तक पूछा नहीं है, लेकिन हमने किया हुआ है क्लास में, तो मैंने बस इसको फिर से रिमाइंड करा दिया है। लिख लेना है इसको। डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू न्यूमेरिकल इस पर पूछा है, हमने किया है न्यूमेरिकल, और सारे करेक्शंस का भी किया था। एक बार मैं फिर से कहूँगा कि जाकर न्यूमेरिकल सॉल्व करना, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये फॉर्मूला है। अभी तक तो नहीं पूछा है कि हाउ द ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, हाउ द कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमिन्ड बाय बॉम्ब कैलोरीमेट्री मेथड, अभी तक नहीं पूछा है। बट हो सकता है एग्जाम चेकर का, एग्जामिनर का दिमाग कब फिर जाए और पूछ दे, तो एक बार जाके इसको ये कर लेना। और ये एक क्लास में होने वाली चीज़ नहीं है, अपने आप में ये बहुत बड़ा लेक्चर है। मैं जस्ट डाल दिया हूँ तुमको कि याद दिलाने के लिए कि सेटअप में क्या है। अंदर में दो तरह का जैकेट यूज करते हैं, एयर जैकेट, वाटर जैकेट, कंप्लीट इंसुलेशन के लिए। ये बॉम्ब है जहाँ पर इग्निशन हो रहा है, ये मैग्नीशियम का फॉयल है, इग्निशन कॉइल है, ठीक है, इग्निशन कॉइल है, यहाँ पे ये फ्यूल है, और चारों तरफ वाटर है। ये कंटिन्यूअस स्टीयरर काम करता है ताकि जो हीट को डिसिपेट करे पूरे सिस्टम में। यहाँ पर से इग्निशन फ्यूज तुम ऑन करते हो, ठीक, यहाँ पर ये फ्यूज वायर जलता है, हीट ऑन होता है, फ्यूल जलता है, और हीट जो है उसके बाद ट्रांसमिट करेगा, हीट की प्रॉपर्टी है, और थर्मामीटर में टेम्परेचर बढ़ेगा, उसको हम लोग नोट करेंगे। और बाकी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं कि हीट गेन्ड इज हीट लॉस्ट, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, और हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड एंड इट लॉस्ट को बैलेंस करते हैं, देन वी गेट दिस इक्वेशन। और इसमें कुछ 3 करेक्शन करते हैं, एसिड करेक्शन, फ्यूज वायर करेक्शन, कूलिंग करेक्शन। एसिड करेक्शन किस लिए करते हैं? क्योंकि भैया ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स बनते हैं इसके, जो फ्यूल होते हैं उसके, और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो उसको आपको माइनस करना पड़ता है। फ्यूज वायर करेक्शन में इसका खुद का हीट इंक्लूडेड होता है वायर का, उसको भी माइनस करना पड़ता है। ये सारे करेक्शंस करने के बाद हम लोगों ने कैलोरीफिक वैल्यू निकाला था, एक बार बस देख लीजिएगा। तो अभी हम लोगों ने वेरी रैपिडली 1 घंटे के लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सारा बेसिक्स और जो क्वेश्चंस आए हुए थे इंपॉर्टेंट, वो हम लोगों ने देखा। बहुत 3-4 क्वेश्चन यही रिपीट हो रहे थे, देख लेना। मतलब होपफुली कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, अगर अच्छा लक होगा तो इसमें से कुछ न कुछ आ जाएगा, और नहीं आएगा देन आई डोंट नो, आई मीन इट्स ऑलरेडी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एग्जाम। परीक्षा दूसरे की इच्छा से होती है, लेकिन तैयार होकर मुस्तैदी से जाना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।